इस तीसरी कड़ी में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 के बारे में, जिसका मेन जो हमारा मकसद है इस एक्ट का, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर नियमन बनाना कि सरकार किस तरह से इन चीजों को रेगुलेट करेगी। और इसमें सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अजय बल्हारा जी से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सुना है और बहुत से लोग कहते भी हैं कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है फार्मर प्रोड्यूस का, वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, ये गैर संवैधानिक है? क्या हम इसको ये मान के चलें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से इसके रद्द होने के चांसेस हैं, या इसे नहीं बनाना चाहिए था? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए और फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को बताइए। देवेंद्र जी, थैंक यू। फिर से मुझे आपको बोलना पड़ता है, आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, इंटेलिजेंट प्रश्न उठाते हैं। देश के अंदर एक बहुत बड़ा शुरुआती दौर के अंदर जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो कानून को जानते थे, मैं कहूंगा जो कानून को थोड़ा कम जानते थे, तो उन लोगों ने इस तरह के दावे पेश किए थे कि ये जो एक्ट हैं तीनों के तीनों, इनको हम इस आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करा सकते हैं, बजाय आंदोलन करने के और सर्दी में गर्मी में कहीं जैसे दवे साहब ने कहा था, सुप्रीम बार काउंसिल के जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। जी जी जी। हाँ। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ठहर के समझा दूं साथियों को कि इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों इसको साबित नहीं किया जा सकता है और क्यों सड़क पे ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सरकार, देखिए, सरकार के पास जो इंटेलिजेंसिया है वो बहुत जबरदस्त होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात देवेंद्र ये है कि वो इंटेलिजेंसिया हमारे कल्याण के लिए अगर अपना होनी चाहिए, दिमाग लगाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो हमारे विरुद्ध जो है पूरी ताकत लगाता है। तो इस एक्ट को बनाने के लिए, जैसे आपने ठीक कहा कि राज्य सूची के अंदर का ये मामला है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर 7th शेड्यूल, जिसको 7वीं अनुसूची कहते हैं, उसमें 3 सूचियां बनी हैं कि किस किस चीज के ऊपर कौन कौन कार्य कर सकता है, कानून बना सकता है, अधिनियम बना सकता है। तो उसमें 3 सूचियां आती हैं। एक जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची है। दूसरी जो केंद्र सूची है। तो इन दोनों में तो स्पष्ट है कि राज्य कानून बनाएगा या केंद्र कानून बनाएगा। और तीसरी ऐसी सूची रखी है, क्योंकि संघीय ढांचा है हमारे संविधान के अंदर, इसका प्रावधान है, तो संघीय ढांचे के अंदर बहुत बार ऐसे मुद्दे आते हैं जिसके ऊपर दोनों को ही इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो मिलजुल के कानून बना पाए। तो तीसरी लिस्ट जो है वो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर जो मामले हैं उस पर दोनों मिलजुल के काम करते हैं। अब क्योंकि कृषि, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि जो स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 14 है, ध्यान दें, एंट्री नंबर 14 के ऊपर कृषि, यानी एक वर्ड लिखा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एंट्री नंबर 14 स्टेट लिस्ट में लिखने का मतलब क्या निकलता है सीधे सामान्य शब्दों में, कि एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कानून बनाए या कानून के अंदर संशोधन करे या उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बदले या उसके रेगुलेशन के तरीके बदले, तो केवल राज्य सरकार जो है उसके ऊपर काम करेगी। दूसरी जगह जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं कि उस जो कृषि उत्पाद है उसका व्यापार और वाणिज्य जो है, विपणन जो है, उसका रेगुलेशन या उसका नियंत्रण जो है वो भी राज्य सरकार ही करेंगी। क्योंकि जो एंट्री नंबर 26 है उसके ऊपर लिखा है कृषि का जो ट्रेड और कॉमर्स है, यानी व्यापार और विपणन है। और तीसरी चीज जो है इसका सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे पीडीएस सिस्टम के अंदर कि कैसे, कहां से, किन किन सीमाओं के भीतर इसको भेजा जा सकता है। तो ये 27 जो एंट्री के ऊपर है। लेकिन जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है कि 1954 के अंदर माननीय जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं, 1955 के अंदर आपका जो ये एमएसपी लागू होता है, 1955 के अंदर आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आता है, जिसके अंदर तमाम चीजें, जैसे आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर आपका पीडीएस सिस्टम है, जिसके अंदर सब्सिडीज का जिक्र है, जिसके अंदर एपीएमसी का जिक्र है, ये तमाम चीजें 1955 में आती हैं। तो 1955 में तमाम चीजें लाने के लिए
पहले से प्रबंध किया गया, जिसके अंदर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने इसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन की बात रखी और संशोधन होके एक सूची के अंदर एक एंट्री और जोड़ी गई, जिसको हम एंट्री 33 बोलते हैं। 33 एंट्री के अंदर दो चीजें लिखी गई कि पहली चीज तो ये है कि राज्य सूची के अंदर जो कृषि से संबंधित मामले हैं, इसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है। नंबर एक बात तो केंद्र बना सकता है। दूसरी बात ये लिखी गई बिंदु 2 पे कि यदि ऐसी स्थिति हो कि राज्य ने भी कोई कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कोई कानून बना दिया, तो इन दोनों में से जो प्रिवेल करेगा, जो रहेगा, वो केंद्र सरकार का कानून रहेगा। अब यही स्थिति है कि केंद्र सरकार ने राज्य सूची के मामले कृषि के ऊपर, कृषि के विपणन के ऊपर कानून ला दिए हैं, खासकर जिस कानून की अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। जी, मतलब जैसे आमतौर पे सरकार ये हर चीज में कसूर जो है वो नेहरू जी का निकालती रहती है, लेकिन जैसा मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि उस वक्त देश थोड़ा भुखमरी के दौर में था, हमारे पास इतना स्टॉक नहीं रहता था, युद्धों की भी स्थिति रही थी कि स्टॉक रहे देश के पास, तो उन्होंने शायद उनका विजन ये रहा होगा कि अगर कभी देश के अंदर ऐसे हालात ना आ जाए तो पूरे देश में एफसीआई के गोदामों में जो अनाज इकट्ठा करके रखना और इनके मंडियों के एक्ट बनाने, एपीएमसी खड़ा करना और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त उनका जो मकसद था, या ये कहिए कि उनका जो बात का मीनिंग था, वो ये था कि वो चाहते थे कि देश के अंदर खुशहाली आए। देवेंद्र, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। ये डिस्कशन आप शायद पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास के अंदर बातें और तथ्य पढ़े जा सकते हैं, भावनाएं और विचार जो है उनको नहीं जाना जा सकता है। ये तथ्य है कि ये उस वक्त हुआ था, तो हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे उसी वक्त वो किस भावना के साथ किया होगा। तो हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं किसी भी पार्टी को, उस टाइम उनको जरूरत लगी, अब ये कर रहे हैं। 20 साल के बाद लोग शायद 50 साल के बाद इनकी भावना जानना चाहेंगे, तो मुझे नहीं पता है कि उनकी भावनाएं जान पाएंगे। Exactly. तो हम इस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के ऊपर पहली चीज ये हमारी तरफ से, मेरी जो समझ है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसको गैर संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। इसका एक कारण मैंने अभी आपको बताया कि एंट्री 33 के कारण इसके ऊपर केंद्र सरकार बना सकती है। अभी 2 तरीके और हैं जिसको गैर संवैधानिक इसको ठहराने के लिए जो काफी हो सकते हैं, उस पर भी हम एक एक लाइन की चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी एक्ट को गैर कानूनी साबित करने के लिए पहला तो हमने कहा कि जो केंद्र सरकार है, क्या उसकी स्टैट्यूटरी या लेजिस्लेटिव पावर के अंदर था, तो मैंने कहा कि पावर के अंदर था। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बनाया गया, यानी कि प्रोसीजर, उसको बनाने का जो तरीका था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, क्या वो प्रक्रिया दुरुस्त थी या वो त्रुटि युक्त थी। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि बेशक से इसको जो है वॉइस वोट के साथ बनाया गया है, ध्वनि मत के साथ बनाया गया है, लेकिन क्योंकि ध्वनि मत भी एक वैध तरीका है लेजिस्लेशन के लिए, तो इसको इस आधार पे भी निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं जा सकती कि इसका जो प्रोसीजर है उसको वायलेट किया गया है, क्योंकि वॉइस वोट एक वैलिड तरीका है जब वोटिंग संभव ना हो। यहां मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वोटिंग संभव क्यों नहीं थी, इस पे थोड़ा सा लोग ध्यान दें। ये एक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्योंकि ये कानून कोरोना काल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये कानून अध्यादेश के द्वारा आते हैं, तो 2 सवाल बहुत लाजिम मुझे लगते हैं कि पहली चीज तो ये है कि स्वयं जिसको माननीय प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था वैकल्पिक है, आप भी इसको जानते हैं, उन्होंने कहा और वो ऑन रिकॉर्ड कहा है, व्यवस्था और कानून वैकल्पिक है। कृषक चाहे तो पुरानी जो व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है, उसके अंदर अपने कृषि उपज को बेचें और चाहे तो इनको। तो मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इस बारे में, केवल ये पूछ रहा हूं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति को परेशान करने की क्या आवश्यकता थी, मेरी समझ से बाहर है। अध्यादेश लाने की। देखिए, उनकी उम्र भी काफी
है और माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र भी काफी है और शाह जी के तो अभी फेफड़ों में भी संक्रमण था। तो ऐसे भयानक बीमारी के दौर में उन्होंने राष्ट्रपति जी को परेशान किया, उनको अध्यादेश लाने के लिए कहा, जबकि स्वयं वो राज्यसभा में पूरी ताकत लगा के कह रहे हैं कि तो वैकल्पिक व्यवस्था थी। तो एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, मैं सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अध्यादेश आ गए थे और बहुत आवश्यक लगा, हालांकि आवश्यक नहीं थे, वैकल्पिक थे। आवश्यक लगने के बाद जब इसको राज्यसभा और लोकसभा से पारित कराना था तो कोरोना काल के अंदर पारित क्यों करा गया? इस लॉजिक पे कुछ लोग बड़े चुटकियां लेते हैं। अभी हालांकि हमें इस चीज के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि हम 6 फुट की दूरी जो है मेंटेन करके नहीं बैठे हैं और मास्क लगा के नहीं बैठे हैं, लेकिन क्योंकि संसद के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि सभी सांसद जो है वो 6 फुट की दूरी पे बैठे हैं और माननीय राज्यसभा सदस्य भी 6 फुट की दूरी पे बैठे हैं। खास चीज पे ध्यान दिला रहा हूं कि जब आप 6 फुट की दूरी पे राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर बैठते हैं तो क्योंकि आपकी एमपी या राज्यसभा सदस्य होने के कारण एक सीट मुकर्रर होती है, आपका उस पर नाम लिखा होता है, अगले की सीट मुकर्रर है उसका नाम लिखा है, लेकिन 6 फुट की दूरी मेंटेन करने के लिए आपको 1 या 2 सीट छोड़ के नेक्स्ट आदमी को बिठाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो वोटर्स हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं या लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें से पहले को छोड़ के कोई भी अपनी तय सीट के अंदर नहीं होगा। और हमारे कानून के मुताबिक यदि आप अपनी चेयर में नहीं हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना की वजह से 6 फुट की दूरी जरूरी थी और 6 फुट की दूरी होने से आप अपनी सीट में नहीं होंगे, आप अपनी सीट में नहीं होंगे तो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैया इस कानून के ऊपर वोटिंग हो नहीं सकती थी कोरोना काल के अंदर। और जब वोटिंग नहीं हो सकती तो फिर राज्यसभा के अंदर थालियां तो खैर नहीं होती है, ध्वनि मत में टेबल भी पीटते हैं लोग और चीखते भी हैं कि पास कर दो, पास कर दो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो पास कराने वाले हैं वो शायद ज्यादा चीख जाते हैं और जो वहां के स्पीकर महोदय होते हैं उनको एक बार जो कान में पड़ जाए कि ज्यादा क्या बोला गया है, इसको हम ध्वनि मत या वॉइस वोट कहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें गैर वाजिब कुछ भी नहीं है और ये एक वैलिड तरीका है, तो इसके ऊपर भी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि कंटेंट ऐसा है क्या? देखिए मैंने पहले क्या कहा कि क्या उसको बनाना आपके हाथ में था? क्या आप जो है प्रोसीजर जो अपनाया गया वो गलत था? नहीं, गलत नहीं था, सही था, बिल्कुल वाजिब था। तीसरा, इसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी लाइन है क्या जो किसी भी व्यक्ति के प्राण को हानि करती है या आपके संवैधानिक अधिकारों के या संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो? तो वो भी ऐसा इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसको बहुत बड़े एक्सपर्ट्स लिखते हैं और वो शब्दों के खेल में अच्छे खासे जो प्रवीण होते हैं काफी, तो इसलिए ये भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं एक भाग को खत्म कर रहा हूँ चर्चा की, जिसमें इससे आगे हम प्रावधानों की बात करेंगे कि इसको गैर संवैधानिक करार किसी भी प्रकार से दिया जाना संभव नहीं है। इसके बाद हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये एक्ट जो है किस मंशा से